जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी की, तो मेरे साथ इस समय एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अभी तक जनपद इटावा में सपा के लिए कमान संभाली है, सपा को शिखर पे पहुंचाया है समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब वह डिस्ट्रिक्ट इटावा से प्रदेश कार्यकारिणी में उनको ले जाया गया है। अब वो अपनी सेवाएं प्रदेश के लिए देंगे और प्रदेश कार्यकारिणी को मजबूत बनाएंगे। तो मेरे साथ इसमें मौजूद हैं जनपद इटावा से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी, जो कि अभी प्रदेश में प्रदेश सचिव बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि कैसा अनुभव है इनका, कैसा लग रहा है प्रदेश कार्यकारिणी में इनको पद मिला है। तो आइए सर से बात करते हैं। जी सर, जी कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है प्रदेश में आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है? हाँ, काम करना है। जिलाध्यक्ष रहते हुए लगातार 7 साल जिलाध्यक्ष के पद पे रहा, काम किया, पूरी मेहनत से मजबूती से काम किया। इसीलिए शायद राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने ये समझा होगा और आगे ले जाने के लिए प्रदेश में जिम्मेदारी दी है। अब जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बताया जाएगा, उसको पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे। अभी तक आप जनपद इटावा में जिला अध्यक्ष पद पर थे और जिला अध्यक्ष होते हुए जनपद इटावा में अपने कार्य कर रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में आप पहुंचे तो जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी हो गई है। तो कैसा लग रहा है कि थोड़ी व्यस्तताएं रहेंगी या फिर जिम्मेदारी बड़ी होने के चलते कुछ नए आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे या नए काम करने का तरीका थोड़ा साझा कीजिए? अब ये देखेंगे पहले प्रदेश में कहाँ पर काम करने के लिए हमें कहा जाता है। तो जिम्मेदारी बड़ी है, हम उस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जहाँ भी बताया जाएगा, जो काम बताया जाएगा, उसको करेंगे। काम करने का अनुभव है हम लोगों को पहले से, तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लगातार 27-28 साल से संगठन का ही काम कर रहे हैं। 2024 चुनाव बहुत ही नजदीक है, जनवरी का महीना बीतने वाला है, मई तक चुनाव हो जाएगा। तो किस तरीके की तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, आज वोटर लिस्टों का प्रकाशन हुआ है। 2024 के चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ है। वोट बनवाने पर काम किया गया था लगातार, और मैं समझता हूँ हमारा संगठन बूथ स्तर तक, इटावा जनपद की अगर हम बात करें, और सभी जगह, पूरे प्रदेश में ही सभी जगह प्रभारी बनाए गए थे। बूथ स्तर तक हमारा संगठन तैयार है और लोग अपना काम कर रहे हैं सभी जगह। सर, जैसा कि 2019 और 14 का चुनाव जो रहा है पिछले कार्यकाल में, तो 80 लोकसभा सीट है। मुलायम सिंह जी के जमाने में 80 लोकसभा सीट में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता था, काफी सीटें हम लोग जीत के आ जाते थे, 40+, 38+। लेकिन ये 2 चुनावों में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया। तो इस बार क्या नया करेंगे आपके 24 के चुनाव में रिजल्ट अच्छा आ सके, सीटें अच्छी आ सके? 14 का चुनाव रहा हो या 19 का चुनाव रहा हो, उन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसाधनों के बल पे, और आप उसको अन्यथा ना लें, मीडिया के भी दम पर, चुनाव को मुद्दों पे नहीं जाने दिया, जनता को बहका दिया। चाहे 14 का चुनाव रहा हो, चाहे 19 का। 19 का आप जानते हो, पुलवामा के नाम पे चुनाव लड़ा गया, आज तक उस घटना की जांच नहीं हुई। तो ये सारी चीजें जनता के सामने आकर झूठ कब तक चलेगा? और हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। एनसीआरबी का आंकड़ा आया, बेरोजगारी 45% पर पहुंच गई। यानी इस देश का हर दूसरा तीसरा नौजवान बेरोजगार है। ये बहुत भयावह आंकड़े हैं अपने आप में। जिस देश में बेरोजगारी इतनी चरम पे हो, जिस देश का नौजवान परेशान हो, वो देश क्या करेगा, तरक्की क्या करेगा? हम बात करेंगे महंगाई की। इन्होंने कहा था गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, इन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। दाम 4-4 गुने बढ़ गए, पेट्रोल के, डीजल के, गैस सिलेंडर के। किसानों की आय दोगुनी करने का कहा था, किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, आधी रह गई, लागत जरूर दोगुनी हो गई। यूरिया की बोरी पहले 50 किलो की आती थी, पहले 45 किलो की करी, 5 किलो कम किया, और 5 किलो कम कर लिए, 40 किलो की बोरी आने लगी। लगातार कह रहे हैं कि हम तो गरीबों और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको लगातार फ्री राशन दे रहे हैं, सिलेंडर भी दे रहे हैं कम दामों में लगातार। देखिए, सिलेंडर तो नहीं दे रहे, एक छलावा है। जब कभी इवेंट कर लेते हैं और उसको सिलेंडर देने में जितना पैसा खर्च करते होंगे, उससे कहीं ज्यादा प्रचार में करते हैं। लेकिन जो राशन की बात आपने कही,
जो उनका कहना है जो कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये देश के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। आखिर फ्री का राशन कौन लेता है? फ्री का राशन लेता है वो व्यक्ति जिसके घर में खाने के लिए ना हो। अगर 80 करोड़ लोगों के पास खाने का इंतजाम नहीं है और वो सरकार के दिए हुए राशन पे निर्भर है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार का काम होना चाहिए कि ऐसी नीतियां बनाए कि लोगों को रोजगार मिले, किसी एक भी व्यक्ति को आपको फ्री का राशन देने की जरूरत न पड़े। नीतियां ऐसी होनी चाहिए सरकार की, लेकिन रोजगार है नहीं। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग पे। जिस नौकरी की सरकारी नौकरी लगे, मान लीजिए क्लास 3 की, तो 55,000 60,000 रुपये वेतन से शुरुआत होगी। आज वही काम 10,000 रुपये में किया जा रहा है। इतनी महंगाई में एक पढ़ा लिखा नौजवान, इंजीनियरिंग किए हुए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग किए हुए, MBA किए हुए, वो 10,000 रुपये में नौकरी कर रहा है। क्या स्थिति होगी देश की? कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। बहुत वहां पर हिंदुओं का, सनातनियों का, या यूं कह लो कि राम भक्तों का हुजूम उमड़ा वहां पर। तो क्या देख रहे हैं 2024 चुनाव पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? मैं समझता हूँ धर्म अलग विषय है और राजनीति अलग विषय है, और धर्म और राजनीति को एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, मंदिर बना। लेकिन धर्म अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है, और चुनावों में जनता को अपने मुद्दों पर ही वोट करना चाहिए। कि लोगों को ये समझना चाहिए उनका एक वोट सरकार बनाता है, और सरकार बनाती है नीतियां, और वो नीतियां ही आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करती हैं। इसलिए वोट का निर्णय सबको बहुत समझदारी से करना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट दें जो देश में, प्रदेश में महंगाई को कम करें, बेरोजगारी को खत्म करें, रोजगार को बढ़ावा दें, किसानों की आय बढ़ाएं, व्यापारियों की संपन्नता के लिए काम करें, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे, इस दिशा में काम करें। तब तो वो सरकार का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम करें। केवल लेकिन वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि राम मंदिर वहां बनने से वहां के स्थानीय लोगों को, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि वहां पे हर तरीके के आप वहाँ शॉप भी खोल सकते हैं और हर तरीके से रोजगार के साधन बनाए हैं, ऐसा कहना है उन लोगों का। सीएम योगी मैं कुछ लोगों को जानता हूं वहां पर, और जो वीडियोज आ रहे हैं, जो कॉरिडोर बना है, अयोध्या के स्थानीय लोग तो उसमें है ही नहीं। वो लोग तो हटा ही दिए गए। सारे गुजराती लोग वहां पर पहुंच गए हैं, उन्हीं के व्यापार चल रहे हैं। ठेले वाले, रेहड़ी वाले तो आसपास कहीं नहीं है, किलोमीटरों में। जो अगर आप, ऐसा बताया है लोगों ने, अभी हम तो नहीं गए, लेकिन जो लोग गए हैं उन्होंने बताया कि अगर आप 10 20 50 रुपए में कुछ खाना चाहेंगे, नाश्ता करना चाहेंगे, तो वो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वहाँ। आपको रेस्टोरेंट में ही जाना पड़ेगा। छोटे ढाबे, ठेले वाले, रेहड़ी वाले वहाँ है नहीं, सब गायब हो गए। कोई प्रभाव तो जरूर पड़ने वाला है 2024 में राम मंदिर से, उस पर आप बताइए थोड़ा सा। राम मंदिर का प्रभाव ये पड़ेगा कि भगवान श्री राम जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को खत्म करेंगे। और संविधान की रक्षा के लिए, राम जी भी चूंकि समाजवादी थे, राम जी सबको समान दृष्टि से देखते थे, जो हमारा समाजवाद का सिद्धांत कहता है वही रामचंद्र जी भी कहते थे। रामचंद्र जी, इस देश में राम मंदिर के बनने से इस देश में समाजवाद आएगा। अखिलेश यादव जी ने अभी कहा है कि हम भगवान राम में भी कृष्ण की छवि देखते हैं और कृष्ण में भी श्री राम की देखते हैं। इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या जनता को आप लोग इस तरीके के मतलब कहने से जनता को समझा पाएंगे, अपनी तरफ उन्हें मोड़ पाएंगे, या फिर इस तरीके से उनको समझा पाएंगे? जनता खुद बहुत समझदार है। जनता जानती है कि चाहे जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। पहले से शुरुआत से ही कहते चले आए, वही बात नहीं अखिलेश जी ने कहा। और चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे श्री कृष्ण भगवान है, तो विष्णु भगवान का ही अवतार, विष्णु भगवान का ही अवतार तो है। तो जनता बिल्कुल सारी चीजें समझती है। जनता जानती है कि कहाँ पे हमें पूजा करनी, कहाँ अर्चना करनी, कहाँ क्या करना है, और जनता सारी चीजें देखकर वोट करेगी। जैसा कि इटावा में भी एक केदारेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, उसकी अभी जल्द ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी अब आरोप लगाने लगी है कि आप लोग भी धर्म की राजनीति करने लगे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? सैफई आप गई होगी, कई बार गई होंगी। सैफई में जहाँ मेला लगता था, वहाँ हनुमान जी की कितनी विशाल मूर्ति कब से स्थापित है। वहाँ हम लोग कभी भी कोई काम शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने वहाँ पूजा अनुष्ठान होता है।
ये बात अलग है कि हम लोग उसका प्रचार नहीं करते। हमसे बड़े धर्मावलंबी थोड़े हो सकते हैं। हमारी पत्नी सुबह 4 बजे जगती है, पूजा पाठ करती है नहा धो के, और जो संभव हो सकती है, जितनी हमारी सामर्थ्य हम मदद करते हैं लोगों की। ये भी एक तरह की पूजा है, लेकिन उसका प्रचार करें गाएं वो नहीं करते हम लोग। अच्छा सर, कहते ये हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो क्या लग रहा है किन किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? जो कि दिल्ली के रास्ता यहाँ से ही होके गुजरता है, तो कितनी सीट लेके आने वाले हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप? हम लोग सभी 80 सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और मुद्दा हमने आपसे कहा, मुद्दा होगा बेरोजगारी का। प्रधानमंत्री ने जब 2014 की जब आप बात करती है, उस समय यह कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए होते तो इन 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया होता, तो कोई बेरोजगार बचता ही नहीं देश में। क्या स्थिति है आज? कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, क्या स्थिति है किसानों की? देख लो जाके, सड़कों पर और खेतों में गाय और सांड घुसे हुए बर्बाद कर दे रहे लोगों को। नौजवानों को रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है, आरक्षण खत्म कर दिया। हम लोग जाएंगे इसके खिलाफ। आरक्षण होगा कहाँ से? सरकारी नौकरी नहीं, सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग से हो गई। 60,000 रुपए वेतन जिसमें मिलना चाहिए वो 10,000 रुपए में हो रहा है, उसमें भी आरक्षण नहीं है। हम बात व्यापारियों की भी करेंगे। व्यापारी भी इस समय बहुत कष्ट में है। पहले नोटबंदी आई, फिर जीएसटी आया, फिर लॉकडाउन हुआ, और फिर अब ये ऑनलाइन मार्केटिंग से व्यापारी भी हर तरह से करा रहा है। तो मैं समझता हूँ सरकार से कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो संतुष्ट हो, सिवाय कुछ चंद पूंजीपतियों के अलावा। एक बड़ा जनमानस इनके खिलाफ है। 80 सीटों में कितनी सीट लाने की उम्मीद है समाजवादी पार्टी? देखिए, हम कोई जोशी तो नहीं है, लेकिन हमने आपसे कहा कि हम लोग सभी सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और सभी सीटें जीतने के लिए लड़ेंगे। किसी भी एक भी सीट पर ये सोचकर नहीं लड़ेंगे कि इस पर हम कमजोर हैं। हम कमजोर हैं भी नहीं कहीं। सारी सीटों पर बहुत अच्छी लड़ाई होगी, और जनता के आशीर्वाद से बहुत बड़ी जीत मिलेगी। हमसे कई विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और बताया है कि पूरी 80 सीटों पर हम बहुत ही मजबूती से और बेरोजगारी, महंगाई और आरक्षण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतवाणी के लिए इटावा से वंदना यादव की रिपोर्ट।